हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक से। हमने एक न्यू टॉपिक लिया है जो कि उसका सब टॉपिक है नेचर, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। फर्स्ट है, हु कॉइन्ड द वर्ड पोस्ट कॉर्प टू इंडिकेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने सुना होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पोस्ट कॉर्प वर्ड को। तो ये किसने दिया था? हेनरी फ्यूल ने, लूथर गुलिक ने, अर्नेस्ट डेल ने, या फिर F.W. टेलर ने? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हेनरी फ्यूल दिया है और यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जा रही है तो हेनरी फ्यूल होगा। हेनरी फ्यूल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है लूथर गुलिक। ठीक है, इन्होंने दिया था। पी का यहाँ पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ जो है हमारा वो हमें बताता है कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। ये इसका फुल फॉर्म है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। अब बताइए इसमें से कौन सी बिजनेस फोरकास्टिंग नहीं है? ऑप्शंस हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस। बताइए। क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि बिजनेस फोरकास्टिंग होती क्या है। देखिए, बिजनेस फोरकास्टिंग एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रेडिक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इन्फ्रेंसेस भी ड्रॉ किए जाते हैं फ्यूचर बिजनेस कंडीशन को लेकर। बिजनेस फोरकास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे क्या होता है, हम फ्यूचर में जितनी भी होने वाली अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं। तो अगर हम बात करें टेक्निक की तो बिजनेस फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज एनालिसिस की बात की गई है, रिग्रेशन एनालिसिस की बात की गई है, और हमारे इनपुट आउटपुट एनालिसिस की बात की गई है। इसके अलावा और भी हैं जैसे कि बिजनेस बैरोमीटर मेथड, ट्रेंड एक्सट्रापोलेशन मेथड, मेथड ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारी हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस हमारा बिजनेस फोरकास्टिंग का पार्ट नहीं है। ये अगर हम बात करें तो ये एक डेविएशन को बताता है बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा किसका पार्ट बनता है? कंट्रोलिंग का बनता है, ना कि बिजनेस फोरकास्टिंग का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक क्वेश्चन है। अगेन एक डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीन व्हाट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ये डेफिनेशन किसने दी है? F.W. टेलर, हेनरी फ्यूल, E.F.L. ब्रेंच, या फिर ओलिवर शेल्डन? बताइए। देखिए, ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रख लेना। ये F.W. टेलर ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैकग्रेगर वॉज propounded। मैकग्रेगर ने क्या प्रतिपादित किया? थ्योरी एक्स को, थ्योरी वाई को, थ्योरी एक्स एंड वाई दोनों, या फिर नन ऑफ दी अबव? देखिए, यहाँ पर मैकग्रेगर की बात की जा रही है तो यहाँ पर मैकग्रेगर ने दो थ्योरीज दी थी, थ्योरी एक्स एंड वाई। थ्योरी एक्स लिथार्जिक पर्सन जो होते हैं, डिमोटिवेटेड पर्सन जो होते हैं उनको डिनोट करता है, और वाई पर्सन जो होते हैं वो डिनोट करते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन को। ये बहुत एंथुजियाज्म होता है इनके अंदर, और ये सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ये खुद से काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये इनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एक्स को हमेशा एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि कोई इन्हें गाइड करे, या फिर इनको बिना काम किए ही इनको अर्निंग हो। इस तरह के होते हैं हमारे एक्स पर्सन। तो ये दो थ्योरी दी थी हमारी मैक्सवेगर ने। आंसर 3 है यहाँ का। नेक्स्ट देखिए,
हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स वॉज कंडक्टेड बाय, अब एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था जिसको नाम दिया गया था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। ये किसने दिया था? जॉर्ज एल्टन मायो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस पेपर के हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और इन सबको अगर आपको नहीं याद है तो अपने नोटबुक में नोट करके इनको याद करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे। सेकंड है जॉर्ज एलिजाबेथ मायो, जॉर्ज एजन मायो, जॉर्ज मायो। बताइए हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? देखिए हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स जो है ये बात करता है हमारी ह्यूमन रिलेशन पे, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन पे बात करता है, और कहीं कहीं आपको बिहेवियर से भी पूछा जा सकता है, तो ये बिहेवियर की भी बात करता है। ठीक है, तो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट दिया था हमारा जॉर्ज एल्टन मायो ने। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किया गया था बिटवीन 1927 टू 1932। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस टिपिकली टॉक अबाउट? अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस जो हैं टिपिकली क्या बताते हैं? टारगेट शुड बी अचीव्ड इन अ डिफाइंड टाइम लिमिट, मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व इन अ डे टू डे वर्किंग विदाउट अलाउइंग एनी एक्सेप्शंस, exceptional cases must not be included in management and be treated as special cases, management should not involve in routine things, rather must concentrate on strategies। बताइए मैनेजमेंट वाया एक्सेप्शंस हमारी किस पे फोकस करती है, किसके बारे में बात करती है? देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस मैंने आपको बताया था, ये क्या होते हैं, ये इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया ताकि जो हमारी हाई अथॉरिटी है या मैनेजर्स हैं वो सभी चीज़ों पर ध्यान न देके सिर्फ स्पेशल चीज़ों पर वर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन रूटीन थिंग्स, रेदर मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेटजीज और मेन वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? एफ डब्ल्यू टेलर, एल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो या फिर पीटर एफ ड्रकर? किसने दिया ये कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। इस प्रिंसिपल में ये बताया गया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्टाफ के साथ हमें इस तरह से अचीव करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ स्टाफ और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों। ठीक है, तो यानी कि आप खुद सोचिए, अगर कोई एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय किसी ना किसी फॉर्म में अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके काम करता है कि मुझे अपनी ग्रोथ इतनी चाहिए या फिर मेरा 5 ईयर बाद इंसेंटिव इतना होना चाहिए, तो आपको उसकी ग्रोथ को लेकर अपने बिजनेस की ग्रोथ को मिला के काम करना है। यानी कि आपको उन्हें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज देनी है कि अगर आपकी इतना आपने ऐसा अच्छे से काम किया तो हम आपका इंसेंटिव बढ़ा देंगे या फिर आपकी पोस्ट जो है वो हम हाई कर देंगे। तो इस तरह से काम करके हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारा पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी? मैक्स वीवर, हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर, चेस्टर बर्नार्ड? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए ये जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है ये दी थी हमारी मैक्स वेबर ने। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि एक सिस्टमेटिक चीज़ें होंगी, सारी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्योंकि अगर सिस्टमेटिक कोई भी काम होगा तो वहाँ पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी और ना ही कोई भी ऐसा काम होगा जो
एक दूसरे पे डाला जाएगा कि ये इसके द्वारा होना था या उसके द्वारा होना था। यहाँ पर अगर सिस्टम से सारा काम चलेंगे तो सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ पता होंगे, सब अपने अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ करेंगे, तो वहाँ पे इफेक्टिवनेस निकल कर आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एमबीओ इज़ अ टेक्निक टू, एमबीओ क्या टेक्निक है? स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डेलीगेट द अथॉरिटी, डिफाइन द स्पैन ऑफ कंट्रोल, या फिर ले डाउन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए। क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन की थ्योरी है एक्स की, उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको? वर्कर्स बिलीव इन सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, वर्कर्स आर क्रिएटिव एंड इंडस्ट्रियस, वर्कर्स आर नीड डायरेक्शन एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल, वर्कर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड। बताइए। क्या होगा? देखिए ये ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ये तीनों एक ही बात कहते हैं, जबकि हम बात करें 3 की तो ये बिल्कुल अलग है, और ये बिल्कुल हमें बताता है थ्योरी एक्स के बारे में। थ्योरी एक्स के लोग जो होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं, इनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ये चाहते हैं कि कोई हमें काम बताए तब हम वो काम करें, हमें डायरेक्शन बताई जाए। तो इनके ऊपर एक कंट्रोल की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल की, क्योंकि ये लोग इतने आलसी होते हैं, ये चाहते हैं कि कोई हमसे कहेगा तभी हम काम करेंगे, जबकि थ्योरी वाई वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन इफिशियंसी, इनिशिएटिव, अडेप्शन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। बताइए। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिग्निफिकेंट क्यों हैं? देखिए आपने मैंने आपको जो एक क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको 14 प्रिंसिपल्स बताए थे, तो आपने सारे प्रिंसिपल से एक ही बात सीखी कि जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्प्रेड द कॉप्स की बात करें हम यहाँ पर, या फिर हम साथ में मिलकर काम करने की बात करें, अडेप्शन की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग की बात करें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तो ये सब इन सारी चीज़ों से क्या निकल कर आ रहा है कि हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन की बात की जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेड इन मैनेजमेंट? अब्राहम मैस्लो, विक्टर ब्रूम, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर विलियम आउची। बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ये दिया था विलियम आउची ने, और इसको जापानीज मॉडल के नाम से भी पूछा जाता है कि जो एक ऐसी जापानीज मॉडल या अपनी जापानीज थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो वो दी थी विलियम आउची ने। ये जापानीज थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज इज़ अ पार्ट ऑफ, हम किसी भी पॉलिसी का एग्जीक्यूशन करते हैं तो किसके अंदर कंसिडर की जाती है? ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, या फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। बताइए। क्या होगा? देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब ऑपरेटिंग मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि देखिए पॉलिसीज़ जो हैं वो एक ऐसा सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हम प्रिंसिपल्स को पुट करके उस सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सारे प्रिंसिपल्स को हम उसमें लगाकर हम अपने डिसीजंस को गाइड कर सकते हैं, अपने रैशनल आउटकम्स को हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनेंगी वो इस तरह से एक्सप्रेस की जाती हैं जिससे उनकी मदद से हम उनको इम्प्लीमेंट करके जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको हम ईज़िली अचीव कर पाएँ।
ठीक है। तो पॉलिसीज़ हमारी यूजली अडॉप्ट की जाती हैं गवर्नेंस पॉलिसी के द्वारा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर हमेशा कोई ना कोई न्यू पॉलिसी आती रहती है। अब उन न्यू पॉलिसीज़ जो भी हम डिसीज़न लेंगे या पॉलिसीज़ बनाएँगे उनको हम एग्ज़ीक्यूशन करेंगे। तो इस तरह से एक वहाँ पे मैनेजमेंट ये चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये हमारा एक ऑपरेटिव मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ। अब ये दो रिपोर्ट हैं इसमें, एक होती है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। तो इसको ऐसे कर लीजिए, कॉमा यहाँ सिस्टम के साथ कॉमा लगा लीजिए, ठीक है। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम दो है हमारी, एक है कंट्रोल रिपोर्ट, एक है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किसका पार्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट का, ऑपरेटिंग रिपोर्ट का, बोथ का, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। देखिए ये दोनों ही जो हमारे पार्ट हैं ये हमारे ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स के पार्ट है। ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स डिवाइड की गई है हमारी कंट्रोल रिपोर्ट्स में और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैनेजरियल स्किल इंक्लूड्स। मैनेजरियल स्किल्स किस में इंक्लूड की जाती हैं, टेक्निकल स्किल में, डायग्नोस्टिक स्किल में, या पॉलिटिकल स्किल में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैनेजरियल स्किल मीन्स मैनेजमेंट कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट की बात की जाती है तो मैनेजमेंट एट ऑल लेवल, ठीक है। हमारी जो मैनेजमेंट है वो ऑल लेवल पर हमें ज़रूरत होता है। तो टेक्निकल की बात करें, डायग्नोस की बात करें, या फिर पॉलिटिकल की बात करें, फिर हम चाहे हम एक डोमेस्टिक हेल्प की बात करें या फिर हम एक बिज़नेस की बात करें, सब में हमारे लिए मैनेजरियल स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग आर कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या सोच के उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कंपैरिजन देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस रिपोर्ट में, करेक्टनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, अरेंजमेंट, डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। और अभी हमने करेक्टनेस की बात की, यानी कि यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन उसका इस तरह का होना चाहिए कि हर किसी को भी समझ में आ जाए, फॉलोअप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे उसमें फीचर्स होने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर यूज़फुल फॉर। अब जो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो कंपनी के अंदर जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं वो किसके लिए ज़रूरी होती हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, फंक्शनल मैनेजर, ऑपरेटिंग मैनेजर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए इंटरनल मैनेजमेंट की बात की जा रही है, यानी कि है तो कंपनी से रिलेटेड ही, और चाहे वो टॉप हो, फंक्शनल हो, ऑपरेटिंग हो, मीडियम हो या लो हो, वो सब इंटरनल का ही पार्ट है ये सारी चीज़ें। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट तो इन सब के लिए ज़रूरी है। अब इसमें ये एक क्वेश्चन आता है कि इंटरनल मैनेजमेंट हम रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट आती हैं। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इंटरनल रिपोर्ट में जैसे कि हो गई रेगुलर रिपोर्ट्स, कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे कि कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ठीक है। या रेगुलर रिपोर्ट्स में कि आज हमने इतना काम किया, आज का ऑब्जेक्टिव या आज का टारगेट हमारा इतना था, उस पर आपने कोई रिपोर्ट बनाई, ठीक है। या फिर कोई इंटरनल रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की। इंटरनल रिपोर्ट से मतलब आप ये है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था, उस प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है उसके लिए आपने एक रिपोर्ट बनाई। एक्सटर्नल रिपोर्ट आपने को अपने किसी आउटसाइडर के लिए
कोई न्यू पॉलिसी निकालनी थी, आपने उसके लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। अब ये जो डेफिनेशन है किसने दी, पी कोटलर ने, एच कूट्स ने, आर सी डेविस या फिर ओडोनेल। आंसर करिए। देखिए स्टैटिक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इस पर। ये जो हमारी डेफिनेशन है आर सी डेविस ने की और ये इम्पॉर्टेंट है, 2016 के पेपर में ये पूछी गई है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशन बिकॉज इट इज़ अ साइंस, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ पर्पस, दिस कैन बी अचीव थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बताइए। क्या होगा? देखिए अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सबको इस प्रोफेशन में एक्सपर्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ एक गुड प्रोफेशनल के लिए, फिर वो किसी भी फील्ड का हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको अपनी फील्ड की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लाइक एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, उसको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। इन प्रेजेंट टाइम में मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है जिसमें एक परफेक्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अगर किसी भी फील्ड में काम कर रहा है तो वहाँ पे अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो उस फील्ड में अच्छा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कैन बी अचीव थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मैनेजमेंट क्या है? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्या साइंस है केवल, आर्ट है केवल, डीलिंग है केवल, या फिर साइंस एंड आर्ट बोथ? ये भी आपको इसका आंसर पता होगा। मैनेजमेंट जो है वो हमारा साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि देखिए हम मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करता है कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको आर्ट बोल रहे हैं तो आर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सर्टेन स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसको हर कोई अपने अकॉर्डिंग करना प्रेफर करता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे किस मेथड से कोई काम किया, सामने वाला भी उसी मेथड से उस काम को करे। वहाँ पर वो अपनी स्किल, अपनी आर्ट यूज़ करेगा उसको अपने ढंग से करने में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो पर्पस है वो इस तरह का है कि उसमें अपनी नॉलेज को लगाकर, अपने स्किल्स को यूज़ करके हम खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा या 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन बिजनेस इज मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे एक चीज वर्ड आ रहा है हमारा इफ़ेक्टिव कॉपरेशन, और इफ़ेक्टिव कॉपरेशन यहाँ पे बिजनेस में की बात की जा रही है, यानी कि आपने देखा होगा मैनेजमेंट में कॉपरेशन वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये एक बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस में कॉपरेशन करके एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ जिससे कि वो सेटिस्फाई रहे वर्किंग कंडीशन से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वहाँ पे काम करे या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैसिलिटी दे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन्ड बाय, सेल्फ कोऑर्डिनेशन का जो प्रिंसिपल है वो किसने एक्सप्लेन किया था? बाय ब्राउन, बाय न्यूमैन, बाय प्लोमैन, या फिर बाय पीटरसन? किसने दिया था सेल्फ कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल?
ये दिया था ब्राउन ने। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीड ऑफ मैनेजमेंट इज, अब हमारे मैनेजमेंट में बताइए, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट या बिजनेस के अंदर हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ होती है? लोअर लेवल पे, मीडियम पे, टॉप पे या एट ऑल पर? बताइए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो मैनेजमेंट होता है वो हमें हर लेवल पे ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर चाहे वो हमारा कोई भी लेवल हो। और इवन हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल एक हाउस की भी बात करें, एक घर की बात करें, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा आपके घर में कभी भी कोई भी गेस्ट आते हैं तो आपकी जो मदर होती हैं वो एक मैनेजमेंट बना के चलती हैं कि अच्छा गेस्ट आ रहे हैं, सबसे पहले हम उनको ये सर्व करेंगे या फिर सबसे पहले हम ये काम करेंगे, ताकि उनके आने से पहले हम ये सारा काम निपटा लें और फिर बाद में हम उनके साथ आराम से बैठ के बातें करें। तो ये सब क्या है? ये सब एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हर जगह, कोई भी सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, बिजनेस हो, घर हो या इवन स्टडी हो, आपने भी देखा होगा जब आप स्टडी करते हैं तो आप एक मैनेजमेंट बना के चलते हैं कि हाँ आज हमने इतना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट के बाद हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे या फिर थोड़ा फ़ोन चलाएंगे, उसके बाद हमें फिर से ये करना है। तो ये क्या है, आपने सारी चीज़ें अपने दिमाग में मैनेज कर ली हैं कि हमें इस टाइम ये करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रोपाउंडेड द हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? मैस्लो, हर्सबर्ग, मैकग्रेगर, विक्टर ब्रूम? क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पे हाइजीन थ्योरी की बात की जा रही है, तो हाइजीन थ्योरी जो है वो हमारी हर्सबर्ग ने दी थी। इस थ्योरी के अंदर हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर को बताया गया था। हाइजीन फैक्टर से क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन में रिडक्शन आती है, और साथ ही साथ अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो इससे अगर हम मोटिवेशन फैक्टर को लेकर चलते हैं तो मोटिवेशन एम्प्लॉय का इंक्रीज होता है। मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, मैकग्रेगर ने एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी, विक्टर ब्रूम ने वैलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैन। दिस स्टेटमेंट इज, किसका स्टेटमेंट है ये? मैनेजमेंट के डेवलपमेंट, एक आदमी का डेवलपमेंट है, बताइए। देखिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ की बात की गई है मैनेजमेंट की और ह्यूमन डेवलपमेंट की। ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी हमारी C.N. ग्रेगर ने। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, पल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल स्टेट्स दैट कंट्रोल शुड बी फॉर अ लिमिटेड पर्पस, फॉर अ लिमिटेड टाइम, फॉर अ सबॉर्डिनेट, फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट। बताइए क्या राइट आंसर होगा आपका? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब आप समझते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है इसमें एक लिमिटेड, एक अगर हम बात करें तो नंबर यहाँ पे फिक्स कर दिए जाते हैं, लिमिटेड कर दिए जाते हैं कि इतने सबॉर्डिनेट्स को ही यहाँ पर मैनेज किया जाएगा या फिर उनको ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल थ्योरी के अंदर ये थ्योरी जो दी थी वो ग्रैकुनस ने दी थी, और इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया था कि सुपीरियर के द्वारा एक लिमिटेड नंबर के जो सबॉर्डिनेट हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर उन पर कंट्रोल रख सके, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो उनको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी और वहाँ पे इसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑफिस पोजीशन इन बिजनेस? इट इज़ सबॉर्डिनेट, इट इज़ कंट्रोलर, इट इज़ कंप्लीट कम्प्लीमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा? बिजनेस के अंदर फर्स्ट पोजीशन या फिर ऑफिस पोजीशन क्या है? सबॉर्डिनेट की, किसकी? बताइए।
राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर करिए। देखिए यहाँ पे ऑफिस पोजीशन की बात करें बिजनेस के अंदर, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सबॉर्डिनेट की, एक कंट्रोलर की, कॉम्प्लीमेंट्री की, किसी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू दी कंटिजेंट आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? प्रैक्टिस ओरिएंटेशन है, प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, रिजल्ट ओरिएंटेशन है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ओरिएंटेशन है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर करिए। देखिए मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस ओरिएंटेशन की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिजेंट आइडियोलॉजी ये हमें बताती है कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी एफिशिएंसी निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रैक्टिस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रॉब्लम ऑफ जॉब एनरिचमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू फ्रॉम मैनेजर्स, from clerical staff, from engineers, from unskilled and semi-skilled workers. देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जॉब एनरिचमेंट की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा किसने दिया था? हर्सबर्ग ने। हर्सबर्ग ने कहा था कि अगर आपको अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो आपको उसको ज़्यादा अधिकार देने होंगे, क्योंकि अधिकार देने से क्या होता है, उसके अंदर ये मोटिवेशन आता है कि हाँ आज मेरे बॉस ने मुझसे ये काम करने को बोला, यानी कि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। तो इससे क्या होगा, काम करने की उसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैनेजर शुड अडॉप्ट वर्टिकल विजन इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन। ठीक है, हर्सबर्ग ने इस विज़न को हॉरिजॉन्टल विज़न के नाम से भी बताया है, तो आपसे एग्ज़ाम में हॉरिजॉन्टल विज़न के नाम से भी पूछा जा सकता है। और ये क्लियर है, इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम जो है मेनली अगर हम देखें तो मैनेजर्स के संग बहुत ज़्यादा वो फेस करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है किसके संग देखी जाती है? मैनेजर्स के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनेजर्स इज़ अ मैनेजमेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का सिनोनियम है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है यानी कि इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए मैनेजमेंट क्या है? क्या आंसर होगा? देखिए मैनेजमेंट के रेफरेंस में बात करें तो सभी स्कॉलर यहाँ पे सेम नहीं है। कुछ ने मैनेजमेंट को अगर हम बात करें तो सिर्फ मैनेजमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन तक ही बात बताई है, जबकि कुछ ने बताया है कि मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक है, जबकि कुछ बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा मैनेजमेंट में इंक्लूड है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मैनेजमेंट की एज अ आफ्टर फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के संग इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट के साथ सिनोनियम में है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है मैनेजमेंट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा इंक्लूड है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेजर एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज, अब आपको बताना है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेजर एडवांटेज क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव स्प्रेड, सेल्फ कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन बाय चीफ मैनेजर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो डेलीगेशन होता है मैनेजमेंट फंक्शन का वो लो लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है, हाई अथॉरिटी
कुछ अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। तो इसमें मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र हो जाती है टॉप मैनेजमेंट से लोअर या फिर मीडियम मैनेजमेंट को। सेल्फ कोऑर्डिनेटेड टास्क हो जाते हैं इसके अंदर। टॉप मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट कर पाता है सिर्फ एक्सेप्शनल वर्क पे, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर पाता है। उसे हर छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमारे जो एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन होता है, इस वजह से हमारे जो लोअर लेवल होता है या मीडियम लेवल जिसको चीज़ें ट्रांसफ़र की गई हैं वो एनकरेज होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। इंस्टीट्यूशन माइंडनेस और सेल्फ स्टीम यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। और अगर हम भी इस हिसाब से बात करें तो हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव स्प्रेड हो गया हमारा, सेल्फ कोऑर्डिनेशन हो गया टास्क का, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन बाय चीफ मैनेजर भी हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बताता है हमें कि जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं सिर्फ चीफ मैनेजर वहीं पर ध्यान देगा, उसे हर रेगुलर या छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने वो डिसेंट्रलाइज्ड कर दिए हैं तो बाकी अदर मेंबर उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन अप्रोच टू मैनेजमेंट वॉज propounded बाय, ह्यूमन अप्रोच जो है मैनेजमेंट की वो किसने दी? एल्टन मायो, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर या फिर C.N. ग्रेगर ने। ह्यूमन अप्रोच तो आपने सुनी होगी, ह्यूमन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। देखिए ह्यूमन अप्रोच की बात करें मैनेजमेंट तो ये दी थी सर एल्टन मायो ने, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ह्यूमन एस्पेक्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया था फर्स्ट टाइम अमेरिकन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा, जिसका मेन क्रेडिट हमारे एल्टन मायो को जाता है और उनके फॉलोअर्स को जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को हम एक और नाम है उससे जानते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैंने अभी डिस्कस कर लिया तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उनका आंसर कर दोगे, ठीक है, तो हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नेसेसरी टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन आएगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, अनस्किल्ड मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए ऑप्शंस इस तरह से दे रखे हैं, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। क्या चीज़ होगी जिससे हम अपनी कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है उसको इंक्रीज कर लें? देखिए टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम रिजल्टिंग इन ग्रोथ एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वाई हमारा जो आंसर है ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमारा स्टैटिक है, आपको इसको लर्न करना है। In essence, management is simply the process of decision making and control over the actions of human beings for the express purpose of attaining predetermined goals. This definition is given by, ये जो definition है management की ये किसने दी? जेम्स एंड लुंडी, स्टेनले वेंस, केमले एंड कैम्पबेल या फिर पीटर एफ चकर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, ये डेफिनेशन हमारी स्टेनले वेंस ने दी थी, तो ये इसको आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछी गई है प्रीवियस पेपर में 2011 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुडे मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस इन विच वर्क इज डन बाय अदर्स, वर्क इज डन विद अदर्स, गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स वाइल वर्किंग टुगेदर या फिर नन ऑफ द अबव। क्या राइट आंसर होगा? आज का जो मैनेजमेंट है वो हमारी किस तरह की प्रोसेसिंग को बताता है? देखिए हम सबको पता है कि मैनेजमेंट के अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन सब की बात करते हैं। तो ये सब हमें ये चीज़ बताते हैं कि हमें काम करना है साथ में मिलके, एक दूसरे की के द्वारा एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काम दूसरे से हो रहा है लेकिन साथ में मिलकर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मैनेजमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परचेस मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो मैनेजमेंट जब भी हम बात करते हैं तो ये एक ब्रॉड रेंज है। इसके अंदर हम प्रोडक्शन की भी बात करेंगे, फाइनेंशियल की भी बात करेंगे, परचेस की भी बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे, सेलिंग की भी बात करेंगे। सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, तभी तो हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट बनकर आएगा। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। जब हम सारी चीज़ें मैनेज करेंगे तभी हमारा एक एंड प्रोडक्ट जो ओवरऑल मैनेजमेंट है पूरे बिजनेस का वो निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थ्योरी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी एक्स आपने पढ़ा होगा, मोटिवेशन की दो थ्योरी की बात की जाती है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? वर्कर्स नीड डायरेक्शन एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल, वर्कर्स बिलीव इन सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, वर्कर्स आर क्रिएटिव एंड इंडस्ट्रियस, वर्कर आर सेल्फ मोटिवेटेड। बताइए। देखिए ऑप्शन इस तरह के हैं ना, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। क्या होगा आंसर? देखिए एक्स थ्योरी की बात करें तो एक्स थ्योरी हमारी एक तरह से लेज़ी पर्सन होते हैं। इसके अंदर ये चाहते हैं कि कोई ना पुश करे, ये खुद से मोटिवेट नहीं होते, ये पैसिमिस्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये एवरेज होते हैं, इनको काम करना पसंद नहीं होता। एक्स थ्योरी वाले पर्सनस को ये अवॉइड करते हैं, जितना हो सके उतना ये सोचते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, आज का काम कल के लिए टालते हैं। ये प्रेफर करते हैं कि कोई ना डायरेक्ट करे, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी जो होती हैं, ये सिक्योरिटी चाहते हैं कि हमें काम भी ना करना पड़े लेकिन हमें सैलरी मिलती रहे, हमारी जॉब परमानेंट रहे। तो इस तरह के पर्सन होते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें, देखिए वर्क बिलीव इन सेल्फ डायरेक्शन थ्योरी वाई की बात कर रहा है, वर्कर्स आर क्रिएटिव एंड इंडस्ट्रियस थ्योरी वाई की बात कर रहा है, वर्कर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड थ्योरी वाई की बात कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आप ऑप्शन से ही पता लग सकते हैं, ये तीनों ऑप्शंस एक ही चीज़ बता रहे हैं, जबकि वन ऑप्शन हमारा बिल्कुल अलग है। इसीलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज नॉट स्टैटिक, मैनेजमेंट इज नॉट यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशनल, मैनेजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। बताइए। बताइए। देखिए मैनेजमेंट जो है हमारा आर्ट एंड साइंस के बेसिस पर है, मैनेजमेंट हमारा यूनिवर्सल नेचर का है, ये हमारा फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है नॉट अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तो होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। मैनेजमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, जबकि ये गलत है, मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये भी गलत है, मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। जबकि यहाँ पे ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक नहीं है, ये कैसा होता है, हमारा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु प्रपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, आपने पढ़ा होगा नीड हायरार्की थ्योरी, और इसको जिस पर्सन ने दिया है उसके नाम से भी ये थ्योरी फेमस है। अब मैंने आपको इतना क्लू दे दिया, टेलर, फेयोल, मैस्लो या फिर पीटर ड्रकर। बताइए क्या होगा। देखिए नीड हायरार्की थ्योरी को हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं और मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स भी बोलते हैं। इस थ्योरी के अंदर एक हायरार्की बना दी गई है अकॉर्डिंग टू नीड, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं। जैसे सबसे पहले आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड्स, उसके बाद आती है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, या फिर हमारे हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी, फिर आती है हमारी एस्टीम नीड, और सबसे ऊपर आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 5 स्टेज हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेकुनस propounded द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए ग्रेकुनस ने कौन सा हमारा प्रिंसिपल दिया? इक्विलिब्रियम, डेलीगेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, जर्नल मैनेजमेंट। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें ही ये चीज़ आई थी, बताइए। कौन सा प्रिंसिपल दिया ग्रेकुनस ने? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात की थी ग्रेकुनस ने, क्योंकि यहाँ पे उसको जहाँ जहाँ लगेगा कि उसका अटेंशन होना चाहिए वो वहीं अपना कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल करके जो मेन चीज़ें हैं वहाँ से आउट ऑफ फोकस नहीं जाना चाहता, इसलिए यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात की गई है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होंगे वहीं पे मेन फोकस किया जा सके। ठीक है। विक्टर ब्रूम वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ, अब बताइए विक्टर ब्रूम ने किसके प्रोपाउंडर थे? नीड हायरार्की थ्योरी, अभी हमने डिस्कस की, तो ये ऑप्शन तो कट गया। सेकंड है वैलेंस एक्सपेक्टेंसी, जेट थ्योरी या फिर पाथ गोल थ्योरी, बताइए। देखिए विक्टर ब्रूम की बात करें तो विक्टर ब्रूम ने दी थी वैलेंस एक्सेप्टेंसी थ्योरी। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर है, और ये जो थ्योरी दी गई थी ये दी गई थी 1964 के अंदर, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन जापानीज फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड एंड नीड हायरार्की थ्योरी, बताइए। जापानीज फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हमने कौन सी थ्योरी दी थी? आई मीन ऑथर ने कौन सी थ्योरी दी थी, आपको वो बताना है। ठीक है, बहुत ही फेमस थ्योरी है, और अगर आप उसको नाम पता है कि किसने दी थी तो वो भी आप बता सकते हैं। देखिए जापानीज फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वो है हमारी थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन, और ये जो है थ्योरी वो दी थी हमारी विलियम आउची ने। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हेनरी फ्योल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल ने इसमें से कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं दिए थे? फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ स्किल चेन ऑफ कमांड, बताइए। आप सबको तो पता ही है हेनरी फ्योल ने टोटल कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हमारे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, सॉरी आंसर निकल गया मेरा, जो हेनरी फ्योल है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन या फिर मैनेजमेंट ऑफ बाय एक्सेप्शन की बात नहीं की है। ये जो प्रिंसिपल है ये दिया गया है F.W. टेलर के द्वारा। ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं है, बाकी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ स्कैनर चेन कमांड, रेम्यूनराइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्किलर चेन ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारे दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन दिया है F.W. टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अलग हैं एक दूसरे से किस टर्म में? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्वांटिफिएबिलिटी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स की तो ये मैनेजमेंट के बेसिस पे अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो कंट्रोल है ऑब्जेक्टिव पे कंट्रोल एंड गोल्स पे कंट्रोल यहाँ पे अलग अलग हो जाता है मैनेजमेंट का, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहले हमने बात की थी, अभी हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लें फिर मैं आपको रिकॉल करूँगी। मैंने पहले आपको बताया था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स लेड टू बिहेवियरल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी या फिर सिस्टम थ्योरी, बताइए। जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है हमारा किससे रिलेटेड है?
देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। स्टार्टिंग में जब मैं आपसे डिस्कस किया था मैंने ह्यूमन अप्रोच को, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ह्यूमन अप्रोच हमारी एल्टन मायो के द्वारा दी गई है। तब मैंने आपको बताया था कि एक और यहाँ पे टर्म है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और उस नाम से भी इसको बोला जाता है, तो हम आगे बताऊँगी। वो था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किसने दिया, तो वो एल्टन मायो ने दिया था। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है वो किसके बारे में बात करता है, तो ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ये बात करता है। ह्यूमन एस्पेक्ट इसमें हाईलाइट किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। MBO स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑफिसर्स, मैनेजमेंट बाय ओकेजन, मैनेजमेंट बाय अपॉर्चुनिटीज या फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा, देखिए MBO की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उस सिस्टम को बताया गया है जिसके अंदर गोल्स को इस तरह से सेट किया जाता है कि कंपनी के गोल और इंडिविजुअल यहाँ पर बात की जा रही है एम्प्लॉय की, इंडिविजुअल के गोल को एक दूसरे से मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए इस बेसिस पर कि इंडिविजुअल अपने गोल के, क्योंकि आपको पता है हर कंपनी, हाँ, एम्प्लॉय सबसे पहले ये चाहता है कि मेरे जो गोल हैं, मैं अपने आप को 5 साल में वहाँ देखना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी इनकम इतनी अर्न करना चाहता हूँ, तो इंडिविजुअल के गोल से कंपनी के गोल को इस तरह से मर्ज कर देते हैं जिससे कि एक इंडिविजुअल अपने उन गोल के लिए काम कर रहा है तो वो कंपनी भी उस गोल के थ्रू कंपनी के गोल को अचीव कर ले। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था पीटर एफ ड्रकर ने, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअल स्किल इज रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्सेप्चुअल स्किल की, ये मत सोचना अरे मैनेजमेंट आ गया लगा दो ऑल दी अबव, ठीक है, या एट ऑल लेवल, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया कॉन्सेप्चुअल स्किल किस लेवल पे ज़रूरी होती है, एट टॉप लेवल, एट लोअर लेवल, एट मीडियम लेवल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए। कॉन्सेप्चुअल मतलब जो कॉन्सेप्ट पे बात करता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ वैसी होनी चाहिए। बताइए। इसमें एक और क्वेश्चन है जो बहुत बनता है। देखिए कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो ये टॉप लेवल के लिए होती है, और एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल इज़ रिक्वायर्ड। तो जहाँ भी टेक्निकल स्किल के बारे में पूछा जा रहा है वहाँ आएगा लोअर लेवल। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल के लिए टॉप लेवल है, तो ऑप्शन ये हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।